सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय नेम इज गौरव और आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 24th ऑफ अगस्त 2026। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है गोरखा इशू। ये आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीटी की बात की जाए तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया है फॉर परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो गोरखा लैंड है उसके ज्योग्राफी के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड मेंस की बात की जाए तो ये पूरा इशू अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर इशू की बात की जाए तो इसमें आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी, रिप्रेजेंटेशन एंड डेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे इन्वॉल्व है, तो ये आपके मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पूरा इशू क्या है डिस्कस करते हैं। So the article is government forms panel for permanent political solution of गोरखा इशू। तो चलिए पहले देख लेते हैं गोरखा इशू का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। गोरखा इशू है क्या? तो व्हाट इज द गोरखा लैंड इशू? तो जो गोरखा पीपल जो माइग्रेट करके फ्रॉम नेपाल आके इंडिया में सेटल हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, उन्हें मिलिट्री में भी इंडक्ट किया गया। तो ये लोग जब आके दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, जो नदर बंगाल का रीजन है, वेस्ट बंगाल का नॉर्थ नदर हिली रीजन है, यहाँ पे जब आके ये लोग बसने लगे तो लोग कंफ्यूज हो गए कि दे आर नेपालीज और दे आर इंडियंस। तो बहुत सालों से इनको अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो दिस इज द मेजर इशू, आइडेंटिटी। तो डिमांड फॉर सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, इस कारण ये चाहते हैं कि इनका एक सेपरेट स्टेटहुड बने ताकि इन्हें प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले। तो याद रखिएगा, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग, ये दोनों जो एरियाज हैं यहाँ पे जो आके गोरखा बसे, वो ये मेजर डिमांड कर रहे हैं फॉर अ सेपरेट स्टेटहुड। तो कोर एरियाज की बात की जाए तो दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग। क्लेम्ड एक्सटेंशन, कुछ जो इस मूवमेंट से जुड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि गोरखास हु आर लिविंग इन दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड दुआर एंड तेराई। जो दुआर और तेराई बेल्ट में जो लोग गोरखास रहते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो ये ग्रेटर गोरखा लैंड की डिमांड कर रहे हैं। इनका मेजर कंसर्न, जैसे मैंने बताया, आइडेंटिटी है, ऑटोनॉमी है और डेवलपमेंट है। चलिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर आइडेंटिटी की बात की जाए तो इंडियन गोरखा सीक क्लियर पॉलिटिकल रिकॉग्निशन। उन्हें एक क्लियर पॉलिटिकल रिकॉग्निशन चाहिए। जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, दे आर बेसिकली कोलकाता से डिक्टेट होता है, तो इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता। तो हिल वॉइसेस वांट स्ट्रॉन्गर लोकल डिसीजन मेकिंग। तो लोकल लेवल पे इनके लीडर्स को वॉइस मिलने के लिए इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसके अलावा अपने डिसीजंस ये खुद ले सके, उसके लिए ऑटोनॉमी चाहिए। मेनी ग्रुप से एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट आर नॉट एनफ। इसके अलावा डेवलपमेंट का मुद्दा है, वहां पे जॉब, रोड्स, सर्विसेज एंड रीजनल ग्रोथ रिमेन की कंसर्न इन दीज एरियाज। तो चार मुद्दों में ये पूरा इशू डिवाइडेड है। आइडेंटिटी का मुद्दा है ये, ऑटोनॉमी का मुद्दा है ये, डेवलपमेंट का मुद्दा है ये एंड रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है ये। अगर टाइमलाइन ऑफ द मूवमेंट की बात की जाए कि ये मुद्दा सबसे पहले उठा था, तो 1907 में सबसे पहले ये मुद्दा उठाया गया था बाय द हिलमेंस एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग। तो इन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था टू मॉर्ले एंड मिंटो कमेटी। मॉर्ले मिंटो की जो रिफॉर्म कमेटी थी, उनको हिलमेंस एसोसिएशन ऑफ दार्जिलिंग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था इन द ईयर 1907। तो सबसे पहली बार ये मुद्दा 1907 में लाइट में आया। तो फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप in 1907. Later on, in the year 1980s, under the leadership of सुभाष सिंह, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट का गठन हुआ। उन्होंने गोरखा लैंड के डिमांड को फिर आगे बढ़ाया। उन्होंने एजिटेट किया इन 1980s, मेजर एजिटेशन इन हिल एरियाज। इसके कारण गवर्नमेंट को पीजीएचसी का फॉर्मेशन करना पड़ा। पीजीएचसी इज दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल।
तो 1988 में इसका गठन हुआ, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल का। DGSC created as an autonomous council, बट ये मुद्दा फिर कुछ दिनों के लिए दबा और 2007 में फिर ये मुद्दा उठाया गया। फिर ये मुद्दा उठाया गया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के द्वारा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा रिवाइव द स्टेटहुड मूवमेंट। इस एजिटेशन के बाद गवर्नमेंट ने गोरखा लैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट बनाया। और इनमें एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको देखेगी। ये टोटल 59 सब्जेक्ट्स को गवर्न करेगी ये बॉडी। इट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 2011 अंडर GTA एक्ट और ये 2012 में ऑपरेशनल हुआ। जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडी है वो 2012 में ऑपरेशनल हुई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अगेन इस मूवमेंट को रिवाइव किया। प्रेस गोरखालैंड एजिटेशन इन दार्जिलिंग हिल स्टार्टेड, जिसके बाद 2025 में सेंटर अपॉइंटेड पंकज कुमार सिंह एज इंटरलोक्यूटर। तो इनको इंटरलोक्यूटर बना के भेजा गया था कि वहां के प्रॉब्लम जाके देखिए और उसका सॉल्यूशन बताइए। उसके बाद 2026 में टॉक्स गेन मोमेंटम इन द हिल एंड सेंटर फॉर्म्ड अ पैनल फॉर अ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जो अभी बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके हेड है पंकज कुमार सिंह। तो चलिए ये पूरा न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो द मीटिंग वाज हेल्ड इन सिलीगुड़ी। इसमें बेसिकली जो ये गोरखालैंड का इशू है, इनमें मेजरली तीन स्टेक होल्डर्स है, थ्री स्टेक होल्डर्स। वन इज यूनियन गवर्नमेंट, सेकेंड वन इज वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एंड द थर्ड वन इज गोरखा लीडर्स और गोरखा ऑर्गेनाइजेशन। सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। तो ये मीटिंग इन तीनों के बीच ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई है इन द सिलीगुड़ी। इसमें अमित शाह मेट द गोरखा लीडर्स। CM शुभेंदु अधिकारी ऑल्सो अटेंडेड बिकॉज जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, तो इनका अपना कंसर्न है। दैट्स व्हाई ही वाज इन्वॉल्व। और इस पैनल को जो गठित किया गया है उसके हेड बनाए गए हैं पंकज कुमार सिंह। ही इज फॉर्मर डेप्यूटी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इन द ईयर 2025 he was appointed as मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटरलोक्यूटर बना के भेजा गया था इनको इन द ईयर 2025। और अभी जो इस पैनल में जो डिस्कस हुआ है, तो शेड्यूल का स्टेटस चाहिए टू 11 गोरखा कम्युनिटीज। अभी जो डिमांड उठाए, न्यू डिमांड, उसके अलावा रिकॉग्निशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन एंड डिस्टिंक्ट गोरखा आइडेंटिटी। ये सब हमने बातें कर ली हैं। तो ये मेजर इश्यूज है। पैनल के हेड का नाम याद रखिएगा, पंकज कुमार सिंह। तो चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट कंसर्निंग द गोरखा इशू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी टू वर्क आउट अ परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू गोरखा इशू विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो जो ये पैनल गठित हुआ है, इनको कहा गया है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ये सॉल्यूशन होना चाहिए। द कमिटी इज हेडेड बाय फॉर्मर डिप्टी NSA पंकज कुमार सिंह, ये भी सही स्टेटमेंट है। द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्रिएटेड इन द ईयर 2011, दिस इज आल्सो करेक्ट। इंक्लूजन ऑफ कम्युनिटी इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये डिमांड है कि ST स्टेटस मिले टू 11 गोरखा कम्युनिटीज, ये कौन ग्रांट करेगा? तो ये प्रेसिडेंट ग्रांट करेंगे अंडर आर्टिकल 342। और स्टेटहुड का जो डिमांड है, ये पूरा कौन करेगा? इसके लिए आर्टिकल 3 है और इट इज गवर्न बाय पार्लियामेंट। तो ये डिसीजन पार्लियामेंट लेगी। सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So 1, 2, 3, 4. So answer D. 1, 2, 3, 4. The center formed a committee. The panel is headed by Pankaj Kumar Singh. GTA was created in 2011 and Article 342 deals with scheduled tribes. तो याद रखिएगा और ये ग्रांट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट।
और आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात की गई है। और ये किसका रोल है इसमें? पार्लियामेंट का रोल है। दिस वाज द इशू। हमारा अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग फरक्का बराज। तो हमने जो बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन की थी, उसके 30 साल कंप्लीट होने वाले। तो ये 30 साल के लिए ही ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो अब जब ट्रीटी रिन्यू की जाएगी तो बिहार के भी कुछ कंसर्न्स हैं इस बराज से रिलेटेड। तो क्या कंसर्न है, चलिए देखते हैं। सेंटर सीरियस अबाउट बिहार्स कंसर्न ओवर फरक्का बराज, विजय चौधरी। तो चलिए ये पूरा न्यूज क्या है देख लेते हैं। अगर फरक्का बराज की बात की जाए तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर, मतलब ये कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1961 और ये कंप्लीट हो गया था 1970 में, बन के तैयार हो गया था। बट इसका प्रॉपर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था ऑन 21 ऑफ अप्रैल 1975। तो ये डेट याद रखिएगा, फरक्का बराज ऑपरेशन हुआ था 21 अप्रैल 1975। इसका पर्पस था जो कोलकाता पोर्ट है उसको नेविगेबल बनाना। तो ये पोर्ट नेविगेबल बने, यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, उसके लिए गंगा वाटर को के कुछ पार्ट को डाइवर्ट किया गया विद द यूज ऑफ फरक्का बराज। इसके लिए एक फीडर कनाल बनाया गया, जो फीडर कनाल भागीरथी हुगली स्ट्रीम को वाटर प्रोवाइड करती है थ्रू फरक्का बराज। इसका पूरा मैप देख लेते हैं। इसका पूरा मैप ये है। तो गंगा के पानी को फरक्का बराज के थ्रू आधा तो पद्मा रिवर में चला जाता है, उसके अलावा भागीरथी वाले जो सेक्शन में इसको डाइवर्ट किया गया ताकि ये जो कोलकाता पोर्ट है ये नेविगेबल हो सके। सो इसके कारण बोथ बिहार में विच इज अपस्ट्रीम एंड बांग्लादेश विच इज डाउनस्ट्रीम, दोनों में कुछ इश्यूज आने लगे। तो चलिए वो इश्यूज क्या है देखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं। फरक्का बराज इज बिल्ट ऑन गंगा इन वेस्ट बंगाल। ये बेसिकली मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है इसका लोकेशन। इट डाइवर्ट्स वाटर टू भागीरथी हुगली सिस्टम टू हेल्प मेंटेन कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट के को नेविगेबल बनाने के लिए ये भागीरथी हुगली में गंगा के पानी को डाइवर्ट किया गया। The issue arises because river water management at Farakka affects upstream states like Bihar and downstream बांग्लादेश। मतलब ये बिहार और बांग्लादेश दोनों को अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है पूरा, बिहार क्यों कंसर्न है, तो ये देख लेते हैं। तो होता ये है कि जो बराज बना उसके कारण जो रिवर की सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो घट गई, जिसके कारण रिवर बेड ऊंचा होता गया, तो आसपास के रीजन में फ्लडिंग होना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट इशू इज सिल्टेशन। Bihar argues that sediment deposition raises the river bed in some stretches। मतलब अगर रिवर सेडिमेंट्स को कैरी कर ही नहीं पाएगी तो सेडिमेंट डिपॉजिट होके रिवर बेड ऊंचा होता जाएगा और आसपास के रीजन्स को फ्लड करेगा। तो ये पहला रीजन है। दूसरा, फ्लड रिस्क। रिड्यूस कैरिंग कैपेसिटी कैन वर्सन द फ्लड एंड बैंक इरोजन। तो इसके कारण बैंक इरोजन, और आप देखे होंगे कि रिसेंटली गंगा अपने कोर्सेस को भी चेंज कर रही है, कोर्स को भी चेंज कर रही है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका मेजर रीजन है आपका फरक्का बराज। तो उसके अलावा जो लीन सीजन में जो हमारे नीड्स हैं, मतलब बरसात नहीं होता है तो बिहार इज टोटली डिपेंडेंट ऑन गंगा। तो हमारे बिहार नीड्स को फुलफिल करने के लिए फिर अगर पानी छोड़ दिया जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश तो वो भी एक कंसर्न की बात है। तो बिहार नीड्स वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्रोजेक्ट डिलेज। द स्टेट आल्सो वांट्स फास्टर प्रोग्रेस ऑन कोसी मेची लिंक एंड अदर फ्लड मैनेजमेंट वर्क्स। तो और बांग्लादेश के साथ जो ट्रीटी है, बांग्लादेश का जो कंसर्न है, तो बांग्लादेश का कहना था कि जो उनका पद्मा रिवर है, गंगा पे फरक्का बराज बन जाने के बाद डाउनस्ट्रीम फ्लो कम हो गया। तो इसके लिए एक ट्रीटी साइन किया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच इन द ईयर 1996। तो इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, जिसका ड्यूरेशन था 30 साल, 30 ईयर ड्यूरेशन। द ट्रीटी रन्स फॉर 30 इयर्स, जो दिसंबर में खत्म होने वाला है। इसको फिर रिन्यू करना पड़ेगा।
इस ट्रीटी के अनुसार वाटर शेयरिंग अप्लाइज फ्रॉम जनवरी टू मई, मतलब जनवरी 1 से लेके 31 मई तक आपको बराज से पद्मा रिवर में सब वाटर सप्लाई करना है। तो इस ट्रीटी का मेन जो पॉइंट था वो ये था कि जनवरी 1 से मई 31 तक आपको पानी सप्लाई करना है टुवर्ड्स बांग्लादेश। तो 2026 में इसका रिव्यू होने वाला है, रिन्यूअल होने वाला है। रिन्यूअल रिव्यू इज इंपॉर्टेंट at the end of 2026. Proposed high reservoirs on Kosi and other rivers in Nepal. बिहार रिप्रेजेंटेशन, ये दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी बात हुई थी उस जब डिबेट हुआ तो इसके रिलेटेड। तो ये पूरा मुद्दा था। हमने देखा बिहार क्यों कंसर्न है। बिहार दो रीजन से कंसर्न है, दो नहीं तीन रीजन से एक्चुअली, सिल्टेशन, फ्लड एंड जो हमारी जब बारिश ना हो तो उस समय की नीड पूरी करने के लिए भी हमें गंगा वाटर की जरूरत है। तो ये तीनों चीजों को डिस्कस किया गया था। तो चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द फरक्का बराज एंड द इंडिया बांग्लादेश गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फरक्का बराज इज लोकेटेड ऑन गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा मुर्शिदाबाद। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। One of its major objective is to improve the navigability of the Bhagirathi Hooghly system and the Kolkata port. This is also correct. The India-Bangladesh Ganga Water Sharing Treaty was signed in the year 1996 for the period of 30 years. याद रखिएगा ये डेट है 12 दिसंबर 1996। तो ये दिसंबर में ये फिर रिन्यू होने का पीरियड है इसका। The treaty deals with sharing of Ganga water during the lean season. So ये चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। So all the four statements are correct. So this was the complete issue. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया एंड मॉरिशियस साइन 5-year फ्यूल सप्लाई पैक्ट। मतलब भारत और मॉरिशियस के बीच एक फ्यूल पैक्ट साइन हुआ है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 years, 5 साल के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मॉरिशियस के जितने भी इंपोर्ट रिलेटेड नीड्स हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years वो फुलफिल करेगा। मतलब आईओसी मॉरिशियस के 5 साल का जितना भी फ्यूल नीड है रिलेटेड टू पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सप्लाई करेगा टू मॉरिशियस। तो दिस इज द फैक्ट। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। वाई न्यूज, बिकॉज ऑन 20 and 21st of August 2026, हरदीप पुरी, who is मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, हैज विजिटेड मॉरिशियस। उन्होंने मॉरिशियस को विजिट किया और 5 साल का एक फ्यूल पैक्ट साइन किया है इंडिया एंड मॉरिशियस ने। द पैक्ट डिपेंड्स देयर एनर्जी पार्टनरशिप। आईओसी सप्लाई करेगी, ये याद रखिएगा की फैक्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऑयल सप्लाई करेगा, इस नीड्स को फुलफिल करेगा बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस, तो आपका जवाब होना चाहिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दे विल सप्लाई पेट्रोल, डीजल एंड एयर एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अगर पार्टनर इन मॉरिशियस की बात की जाए तो स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप हुई है। इट इज अ लॉन्ग टर्म सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट। गोल इज टू अश्योर्ड सप्लाई एंड लेस प्राइस वॉलेटिलिटी। जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है उसके कारण बाजार में प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ फ्यूल बहुत ज्यादा है, उससे भी बचाव मिलेगा मॉरिशियस को, क्योंकि एट फिक्स्ड प्राइसेस इंडिया उसे सप्लाई करेगी। इंडिया बिकम्स अ की एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनर इन इंडियन ओशन रीजन। So this is the location of Mauritius in Western Indian Ocean. तो याद रखिएगा। The pact strengthens India's regional presence. It supports energy and maritime connectivity. It reinforces India-Mauritius strategic ties. अगर मॉरिशियस की बात की जाए तो इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस, इसकी करेंसी है मॉरिशियन रूपी। और इसके अलावा जो मर रोग रीजन है, मर रोग रीजन ऑफ मॉरिशियस, यहाँ पे बंकर फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी बनाएगी आईओसी, जिसका कुल लागत होगा 25 मिलियन US$ और इसकी टोटल कैपेसिटी होगी 27,500 टन। तो बंकर फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाएगा मर रोग रीजन में मॉरिशियस के। ये बंकर फ्यूल ये शिप का फ्यूल होता है, शिप में ये यूज होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आईओसी के साथ 5 साल का ड्यूरेशन है पैक्ट का। फर्स्ट सच लॉन्ग टर्म आईओसी सप्लाई पैक्ट आउटसाइड साउथ एशिया इन रीसेंट एरिया। मतलब आईओसी का ये पहला ऐसा पैक्ट है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो एमओयू साइन किया गया है ऑन ऑयल एंड गैस, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड बायोफ्यूल्स पे भी एमओयू साइन हुआ है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू द इंडिया मॉरिशियस फ्यूल सप्लाई पैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द एग्रीमेंट इज फॉर 5 years। तो ये सही स्टेटमेंट है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन विल सप्लाई द फ्यूल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट कवर्स पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये भी सही है। मॉरिशियस विल रिसीव इट्स एंटायर इंपोर्ट रिक्वायरमेंट। जितने भी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट है फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑफ दीज फ्यूल्स फ्रॉम आईओसी वो सप्लाई होगा। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ही इज द करेक्ट आंसर। आईओसी विल मीट मॉरिशियस एंटायर इंपोर्ट नीड। तो यही। और नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इबोला वैक्सीन। जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे एक मेजर आउटब्रेक हुआ है इबोला का। मेजर आउटब्रेक ऑफ इबोला यहाँ हुआ है। इससे रोकथाम के लिए इबोला वैक्सीन सप्लाई किया जा रहा है इन कॉन्गो। सो कॉन्गो रिसीव्ड ओवर 16,000 डोजेस ऑफ इबोला वैक्सीन। और इस वैक्सीन का नाम क्या है ये याद रखिएगा, एरवोवो वैक्सीन। तो इस वैक्सीन का नाम है एरवोवो वैक्सीन। तो इट इज एसोसिएटेड विद Ebola. A country grapples with the fastest Ebola outbreak in history. Ervovo is licensed to treat Ebola and has been effective in past outbreak. जो पहला आउटब्रेक हो चुके हैं उनमें ये बहुत कारगर हुआ था ये वैक्सीन। तो DRC has received over 16,000 doses of Ervovo vaccine. The doses are meant to help control a major Ebola outbreak. The report says the country is grappling with the fastest Ebola outbreak. यहाँ पे fastest Ebola outbreak हुआ है कहाँ? DRC में। WHO said the vaccine may provide some protection against the Bundibugyo virus, एक variant है of Ebola. The goal is to strengthen outbreak response and reduce transmission. अगर Ebola की बात की जाए, Ebola virus disease जो है, it is a severe viral disease. इसका अगर फैमिली की बात की जाए तो फाइलो इसका फैमिली का नाम है और इसका नेचुरल रिजर्वॉयर है फ्रूट बैट्स। जो नेचुरल कैरियर है इसका वो कौन है? वो है फ्रूट बैट्स। अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो डायरेक्ट कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यू और कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने टच किया है, अगर आप टच में आ गए तो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। इन्फेक्टेड ब्लड, डायरेक्ट कांटेक्ट, कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से ये फैलता है और ये एक से दूसरे में फैलता है। तो ये कंटेजियस है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो फीवर, वीकनेस, वॉमिटिंग, डायरिया एंड ब्लीडिंग इज इन द सीवियर केसेस। अगर एरवोवो वैक्सीन की बात की जाए तो इसका दूसरा नाम है RVSB ज़ेवॉव। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज अगेंस्ट इबोला वायरस। ये सिंगल डोज का वैक्सीन है और इफेक्टिव ये यूज सप्लाई इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये प्रीवियस आउटब्रेक्स में काम आया था। इट वाज इफेक्टिव इन द प्रीवियस आउटब्रेक। रिंग वैक्सीनेशन, इसको रिंग वैक्सीनेट किया जाता है। जैसे जो कंफर्म केस है उसको तो वैक्सीनेट किया ही जाता है, उसके अलावा जितने भी कॉन्टैक्ट्स है और कॉन्टैक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स है, मतलब जानने वाले और जानने वाले के जानने वाले, उन सभी को वैक्सीनेट किया जाता है। इस प्रोसेस को रिंग वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, दिस क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव रिंग अराउंड द केस। और अदर मेजर्स की बात की जाए तो कैसे बचा जा सकता है? तो आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, किससे किससे कॉन्टैक्ट हुआ है, और सेफ बरियल प्रैक्टिस को इंश्योर करना पड़ेगा, तभी इससे बच पाएंगे। इबोला का वायरस की फैमिली याद रखिएगा, फाइलोवर्डे, और वैक्सीन का नाम याद रखिएगा, एरवोवो। उसका दूसरा नाम RVSB ज़ेवॉव। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, with reference to the recent Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo, consider the following statements. Ervovo RS Zevov is a vaccine used for protection against Ebola virus. जैसा कि हमने अभी देखा, this is correct. Ebola virus belong to the family Filoverdae. This is also correct. Ring vaccination is an important strategy used to control Ebola outbreak. जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है और कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट्स है, इन सब को वैक्सीनेट किया जाएगा। इसी प्रोसेस को रिंग वैक्सीनेशन कहा जाता है। एंड फ्रूट बैट्स आर कंसिडर्ड एज द लाइकली नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ इबोला वायरस। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
So this is all about the topic. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग कोसी हाई डैम की डीपीआर जल्द बनेगी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय व निफ्टिम शुरू होगा इन हाजीपुर। तो एक मीटिंग हुई बिटवीन बिहार चीफ मिनिस्टर एंड आवर फिनेंस मिनिस्टर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इनके बीच मीटिंग हुई रिगार्डिंग कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एंड निफ्टिम। तो ये पूरा मीटिंग का जो जीस्ट है वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो सीएम सम्राट चौधरी met union ministers to discuss Bihar's pending project. The center indicated faster action and additional financial support. एक डीपीआर तैयार की जाएगी, that is detailed project report for Kosi High Dam is expected to move ahead. Funds for Kosi Mechi phase 1, कोसी मेची जो प्रोजेक्ट है उसका फेज 1 का जो टेक्निकल फंड है और जो फेज 2 का टेक्निकल अप्रूवल है वो दे दिया गया है बाय फाइनेंस मिनिस्टर। और सोन फल्गु को लिंक करने के लिए एंड गया टेम्पल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी डिस्कशन हुई यहाँ पे। अगर प्रोजेक्ट जिस पे डिस्कशन हुआ उसकी बात की जाए तो फर्स्ट इज कोसी हाई डैम। तो जो नॉर्थ बिहार में रिकरिंग फ्लड है उसको रोकने के लिए ये कोसी हाई डैम बनाया जाएगा। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाएगा। देन अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ऑफ फ्लड इन नॉर्दर्न बिहार उससे छुटकारा मिलेगा नॉर्थ बिहार को फ्लड से। जैसे कि हम जानते हैं जो कोसी रिवर है वो सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार। तो इस पे डैम बन जाने से जो नॉर्थ बिहार के लोग हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा कोसी मेची प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कोसी को के एक्स्ट्रा वाटर को मेची रिवर में पहुंचाना, उसके लिए एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। उसके लिए फेज 1 में फंड इज रिलीज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड फेज 2 का टेक्निकल क्लियरेंस भी दिया गया है इस मीटिंग के दौरान। मेची याद रखिएगा ये महानंदा की ट्रिब्यूटरी है। सोन को फल्गु के साथ लिंक किया जाएगा। तो जो साउथ बिहार में सूखे का प्रॉब्लम है उससे राहत मिलेगी। इट विल स्ट्रेंथन वाटर अवेलेबिलिटी एंड इरिगेशन इन सदर्न बिहार। तो नॉर्थ बिहार में फ्लड और साउथ बिहार में सूखा, तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, वन थ्रू कोसी हाई डैम और दूसरा का प्रॉब्लम सॉल्व होगा थ्रू सोन फल्गु रिवर लिंक प्रोजेक्ट। इसके अलावा गया कॉरिडोर की बात की गई है। महाबोधि एंड विष्णुपद कॉरिडोर वर्क्स कैन बूस्ट टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 4 प्रोजेक्ट्स पे बात हुई। इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए 219 एकड़ लैंड बिहार गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। जैसा कि हम जानते हैं विक्रमशिला बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए वर्ल्ड फेमस साइट है। बुद्धिस्ट लर्निंग यहाँ पे ये फेमस है अपने वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, यहाँ फॉलो किया जाता था, मतलब टीच किया जाता था, जिसको हम तांत्रिक सेक्ट भी कहते हैं ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा अगर विक्रमशिला की बात की जाए तो इसको कंस्ट्रक्ट किया था पाला डायनेस्टी के धर्मपाल ने। तो ये याद रखिएगा, वज्रयान सेक्ट एंड धर्मपाल। इसके अलावा 219 एकड़ भूमि प्रोवाइड की है बिहार गवर्नमेंट ने फॉर द रिवाइवल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। रिवाइवल ऑफ दिस हिस्टोरिक सेंटर कैन स्ट्रेंथन हायर एजुकेशन, हेरिटेज एंड टूरिज्म। उसके अलावा निफ्टेम जो हाजीपुर में बन रहा है उसके लिए 100 एकर्स लैंड प्रोवाइड किया है बिहार गवर्नमेंट ने। निफ्टेम का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसको हाजीपुर में बनाया जा रहा है। इसके लिए 100 एकड़ जमीन दिया है बिहार सरकार ने। इट कैन सपोर्ट फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब्स। तो ये भी याद रखिएगा। और सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट का भी वादा किया गया है इस मीटिंग के दौरान। द मीटिंग ऑल्सो फोकस्ड ऑन द एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस एंड बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बिहार। तो इन सब मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। तो चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, with reference to the recent projects discussed for Bihar, consider the following statements. First statement is, a DPR is likely to be prepared soon for the Kosi High Dam. इससे नॉर्दर्न बिहार का फ्लड का प्रॉब्लम दूर होगा। DPR is detailed project report. Bihar has provided
about 219 acres for Vikramshila University. ये भी सही स्टेटमेंट है. Niften proposed at Hajipur is linked to food processing sector. This is also correct. And the fourth statement is the Kosi Mechi project is mainly a coastal shipping project. ये गलत स्टेटमेंट है. कोसी मेची इज रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो कि कोसी रिवर को महानंदा के ट्रिब्यूटरी जो कि मेची रिवर है उससे कनेक्ट करेगा, और जो कोसी में जो एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है ड्यूरिंग फ्लडिंग सीजन उसको डाइवर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स मेची रिवर जो कि महानंदा की ट्रिब्यूटरी है. और इससे जो एरिया जो जिनको फायदा होगा वो है सीमांचल रीजन, इसको फायदा होगा, विच इज अररिया, पूर्णिया, किशनगंज. सो इन एरियाज को फायदा पहुंचेगा. तो 1, 2 and 3 सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल. हमारा अगला आर्टिकल है रिगार्डिंग सैंड घाट्स. तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए नए नए सैंड घाट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि जो शॉर्टेज है मार्केट में सैंड का उसको ईज डाउन किया जा सके. तो बिहार में बालू की कमी दूर होगी, नए घाटों की तलाश तेज, इसके लिए सर्वे का निर्देश. जो सैंड घाट्स है उनके लिए साइंटिफिक सर्वे किया जा रहा है, सेफर ऑक्शन जोन बनाया जा रहा है और उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है. तो चलिए पूरा न्यूज आर्टिकल है क्या. तो हाउ विल न्यू सैंड घाट्स बी आइडेंटिफाई, बिहार में कैसे सैंड घाट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा. तो पहले डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, पोटेंशियल साइट आइडेंटिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट्स. उसके बाद फील्ड इंस्पेक्शन होगा, फील्ड इंस्पेक्शन के बाद जियो सर्वे किया जाएगा, जियो सर्वे एंड सैंड रिजर्व एस्टिमेशन की वहां पे कितना बालू प्रेजेंट है, सैंड की लेयरिंग कितनी है वो देखा जाएगा. उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट है उसको रिवाइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जियो सर्वे. उसके बाद उन जो घाट्स है जिनमें सर्वे हो चुका है और जिसमें पता चला है कि बालू की मात्रा सफिशिएंट है उनको फिर प्रेस ऑक्शन के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा. अब इसमें कुछ सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा. सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स की अगर बात की जाए तो इट विल एक्सक्लूड जोन्स विथ रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जहां पे लाइफ और प्रॉपर्टी का रिस्क है उनको एक्सक्लूड किया जाएगा. जहां पे सीवियर रिवर बैंक इरोजन है उसको इससे बाहर रखा जाएगा. फिर देखा जाएगी कि इट विल असेस डिस्टेंस फ्रॉम सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट रूट, इसको भी देखा जाएगा क्योंकि जो सैंड का मूवमेंट होता है उसके कारण जो लोकेलिटीज है वहां पे बहुत पॉल्यूशन होता है. जो लोकल्स है वहां पे उनको सिलिकोसिस जैसी बीमारियों को फेस करना पड़ता है, सिलिकोसिस विच इज रिलेटेड टू लंग्स. उसके बाद चेक वाटर लेवल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. सो वाटर लेवल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी चेक किया जाएगा. बिहार में करेंटली 378 जो सैंड घाट्स है उनका ऑक्शन हो चुका है. 78 घाट्स को सरेंडर करवाया गया है. जो इनको होल्ड करके रखी थी जो कंपनियां उनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है. अगर देखा जाए तो बिहार में अभी टोटल 466 येलो सैंड घाट्स है एंड 541 व्हाइट सैंड घाट्स है, जिसमें से 378 का ऑक्शन हो चुका है और 78 इसमें सरेंडर हो चुके हैं. तो इनका फिर से जियो सर्वे होगा एंड इफ इनको पाया जाए कि ये सुटेबल है तो इनको फिर से ऑक्शन किया जाएगा. फॉर्म लिंक्ड टू सरेंडर घाट्स वेयर ब्लैकलिस्टेड. अगर साइंटिफिक एंड डिजिटल मॉनिटरिंग की बात की जाए तो जितने भी सैंड घाट्स हैं उनकी जियो फेंसिंग की जाएगी. जियो फेंसिंग ऑफ स्टोरेज साइट, जहां पे ये बालू को रखा जाएगा उनकी जियो फेंसिंग की जाएगी. फिर उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उनका जीपीएस मॉनिटरिंग किया जाएगा. उनका जीपीएस मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एंड माइनिंग एक्टिविटीज और ट्रांसपेरेंट मूवमेंट ऑफ मिनरल्स टू कर्ब इलीगल माइनिंग. सो इसका मेजर पर्पस है इलीगल माइनिंग को रोकना. सैंड घाट्स विल रीओपन आफ्टर 15th of October. न्यू सुटेबल घाट्स विल आल्सो बी सर्च्ड, मतलब नए घाट्स भी सर्च किए जा रहे हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए नए सैंड घाट्स को आइडेंटिफाई कर रही है बिहार सरकार और इलीगल माइनिंग को भी कर्व करने का इसका मकसद है.
डिपार्टमेंट की बात की जाए तो याद रखिएगा बिहार माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट जो बना है उसको रिवाइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जियो सर्वे। और लीगल सैंड सप्लाई इससे होगा, इसका मेन एम क्या है, इससे जो लीगल सैंड सप्लाई है वो बढ़ेगा और इट विल कर्ब इलीगल माइनिंग, और जो बिहार का रेवेन्यू है इससे बढ़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज, with reference to the recent Bihar Sandghat initiative, consider the following statements. Bihar plans to identify new sandghats using field inspection and geo survey. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Areas vulnerable to loss of life, property damage and severe river bank erosion will be excluded from the option. Obvious statement. Geofencing and GPS based monitoring will be used to check illegal mining and transportation. ये भी सही स्टेटमेंट है। And according to the report, 378 sand ghats have already been auctioned in the state. This is also correct. और 78 का surrender हो चुका है। तो all the four statements are correct. So D is the correct option. Core idea is Bihar wants more legal sand supply, less illegal mining, and higher revenue and new jobs. So this was about the article.